अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने थीसिस स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आपका स्टांस होता है गिवन टॉपिक पे। और थीसिस स्टेटमेंट लिखते कैसे हैं, इसके पार्ट्स कितने होते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका स्टांस और दूसरा पार्ट होता है उस स्टांस की वजूहात। यानी आपने अपना स्टांस दिया है, अपना मौक़िफ़ दिया है, अपना व्यू पॉइंट दिया है, तो साथ में उसकी रीज़न्स देना भी ज़रूरी होता है। थीसिस स्टेटमेंट के ये दो मेन पार्ट्स होते हैं जो कि लिखना ज़रूरी होते हैं, जिनके बगैर आपका ऐसे पास नहीं होता। इसके अलावा हमने कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखी थी। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि आर्गूमेंटेटिव टॉपिक्स, जिस तरह हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि आर्गूमेंटेटिव टॉपिक्स दो तरह से होते हैं, एक डिबेटेबल और नॉन डिबेटेबल। डिबेटेबल टॉपिक्स वो होते हैं जिन पे व्यू पॉइंट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, जहाँ पे एंटीथीसिस एग्जिस्ट करता है और एंटीथीसिस लिखना ज़रूरी होता है। जबकि जो नॉन डिबेटेबल टॉपिक्स होते हैं वहाँ पे आपका एंटी पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, एक ही स्टांस होता है, ठीक है। वो कुछ फैक्ट हो सकती है, कुछ रियलिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस पर जो मुख्तलिफ आरा हैं या मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स हैं वो नहीं होते। तो हमने जो स्ट्रक्चर देखा था वो नॉन डिबेटेबल का देखा था। आज हम कुछ एग्जांपल्स नॉन डिबेटेबल पे देख लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिबेटेबल टॉपिक्स हैं उनके थीसिस स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर पे बात कर लेंगे। तो एक एग्जांपल हमने उस दिन कर ली थी, दूसरी एग्जांपल हम आज कर लेते हैं। द रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया, ये मेरे ख्याल में टॉपिक आया हुआ है पीपीएससी का, आई थिंक सो पेपर है, कोई तहसीलदार या नायब तहसीलदार का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, वहाँ से ये मैंने टॉपिक लिया था। अभी आप देखो ये स्टेटमेंट उसने दी हुई है, ये नैरो डाउन नहीं हुई। अगर आपने नैरो डाउन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लेक्चर 2 देख लें, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह से आप टॉपिक को नैरो डाउन करते हो। तो सबसे पहले तो मैंने इसको क्या किया, नैरो डाउन किया। नीड ऑफ द रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे मैंने लोकेशन पाकिस्तान लगा दी है, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो डाटा मौजूद होगा या जो मैंने रिसर्चेस पढ़ी होंगी, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पाकिस्तान से रिलेट कर रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे लोकेशन क्या कर दी है, पाकिस्तान लगा दी है। आपकी मर्ज़ी है, आप पाकिस्तान पे लोकेशन सेट करके लिखो या आप इसको वर्ल्ड वाइड भी अटैम्प्ट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमने देखा था कि हम नैरो डाउन करने के बाद उस पर क्वेश्चन बनाते हैं ताकि हम उसका आंसर अपने थीसिस स्टेटमेंट में लिख सकें। बेसिकली जो थीसिस स्टेटमेंट होता है वो जो स्टेटमेंट एग्जामिनर ने हमें दी होती है, उस स्टेटमेंट का आंसर ही थीसिस स्टेटमेंट होता है। तो अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, जो गिवन स्टेटमेंट है उस पर क्वेश्चन बना लेते हैं। वाई इज़ देयर अ नीड फॉर सोशल मीडिया रेगुलेशन इन पाकिस्तान, ये मैंने क्वेश्चन रेज कर दिया स्टेटमेंट पे। अब मैं इसका आंसर लिखूंगी जो कि क्या होगा, मेरा थीसिस स्टेटमेंट होगा। थीसिस स्टेटमेंट जैसे हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि दो इसके मेन पार्ट्स होते हैं, दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दो मेन पिलर होते हैं जिनके बगैर थीसिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक तो आपका स्टांस और दूसरा स्टांस की वजूहात या रीजंस। देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड फॉर सोशल मीडिया रेगुलेशन इन पाकिस्तान। अब यहाँ तक मेरा स्टांस है, मैंने ये नहीं कहा कि ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ये कह देती ज़रूरत नहीं है तो फिर मैंने ज़रूरत नहीं है उसकी वजूहात देनी थी। अब मैंने क्या किया, मैंने इस स्टेटमेंट के हक़ में स्टांस लिया है रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया के, भाई ज़रूरत है। अब मेरा मौक़िफ़ इस स्टेटमेंट के साथ है, इस स्टेटमेंट के हक़ में है, लेकिन इस स्टेटमेंट के हक़ में क्यों है मेरा मौक़िफ़, अब मैंने आगे उसकी क्या देनी है, रीजंस देनी है। अब ये मेरी रीजंस हैं। टू मिटिगेट द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोटेक्ट यूजर्स राइट्स एंड मेंटेन सोशल हार्मनी इन द डिजिटल एज, ये मेरे रीजंस हैं या आर्गूमेंट्स हैं। अब यहाँ पे मैंने ये जो 3-4 रीजंस या आर्गूमेंट्स दिए हैं, इन तीनों को ही मैं कहाँ डिस्कस करूँगी, अपने बॉडी पैराग्राफ्स में करूँगी। और आउटलाइन में चूँकि डिपेंड करता है कि कितने उसने वर्ड्स का ऐसे दिया है या कितने मार्क्स का ऐसे है, उस लिहाज से हम अपने आउटलाइन में सेक्शंस बनाते हैं, आर्गूमेंट्स लिखते हैं, वो हम आउटलाइन वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे चाहे आपने आउटलाइन में 6 आर्गूमेंट देने हैं, 7 आर्गूमेंट देने हैं, 8 आर्गूमेंट देने हैं या 4 आर्गूमेंट देने हैं, यहाँ पे आपने 2 से 3 आर्गूमेंट, 2 से 3 रीजंस लिखना ज़रूरी है फ्रेज़ की शक्ल में। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोटेक्ट यूजर्स राइट्स एंड मेंटेन सोशल हार्मनी, ठीक है, इन द डिजिटल एज। अब ये मेरे क्या है, आर्गूमेंट्स हैं। इन आर्गूमेंट्स को मैं कहाँ डिस्कस करूँगी, अपने आउटलाइन में भी लिखूँगी, ठीक है। आउटलाइन में और भी आर्गूमेंट्स होंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किए हैं ये मैं समझती हूँ कि शायद ये प्राइमरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब आउटलाइन में अगर आप 6 से 7 लिख रहे हो तो आप उनमें से देखते हो कि भाई इनमें से 2 या 3 से 4 जो हैं वो प्राइमरी हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप अपने थीसिस स्टेटमेंट में मेंशन करते हो, ठीक हो गया। यानी कि आपने अब तक क्या सीखा है कि थीसिस स्टेटमेंट के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक स्टांस होता है और दूसरा रीजंस होते हैं। और थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, थीसिस स्टेटमेंट आपका मौक़िफ़ होता है, आपका व्यू पॉइंट होता है, और जो गिवन टॉपिक होता है उस टॉपिक का, उस स्टेटमेंट का क्या होता है, आंसर होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
सोशल मीडिया कंट्रोल्स द माइंड। सबसे पहले मैंने इसको नैरो डाउन किया, हाउ सोशल मीडिया कंट्रोल्स द माइंड, ताकि मैं आंसर कर सकूं। अब इसका जो आंसर है वो क्या है, मेरा थीसिस स्टेटमेंट, सोशल मीडिया हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन माइंड। स्टेटमेंट को मैंने क्या कर दिया है, मैंने स्टेटमेंट को वेरीफाई कर दिया है, मैंने स्टेटमेंट पे अपना स्टांस ले लिया है कि भाई मेरा जो स्टांस है वो स्टेटमेंट के साथ है, स्टेटमेंट के हक में है, मेरा भी यही मौक़िफ़ है। अब मैं आगे क्या करूँगी, उसकी रीजंस दूंगी। शेपिंग थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स ऑटोनॉमी, ये मैंने यहाँ पे कंट्रैक्टेड एडजेक्टिव क्लॉज लगा दिए। आप सिंपल सेंटेंस में भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने क्लॉजेस के ज़रिए ही सेंटेंस बनाना है। ये एडजेक्टिव जो कंट्रैक्टेड एडजेक्टिव क्लॉज है, इसका लेक्चर जो है वो भी हम इंशाल्लाह कुछ दिनों में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंट्रैक्टेड एडजेक्टिव क्लॉजेज अगर हम थीसिस स्टेटमेंट में या बॉडी पैराग्राफ्स में, इंट्रोडक्शन में लिखते हैं तो उससे जो आपकी राइटिंग है वो बड़ी खूबसूरत लगती है और आपका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत बेहतरीन लगता है। तो इंशाल्लाह हम ग्रामर वाला पोर्शन भी साइड बाय साइड जो है वो करते जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने इसी तरह की कुछ स्टेटमेंट्स पे पास्ट पेपर से ले लें, या कोई भी अकेडमी वगैरह आपने अगर ज्वाइन की हुई है, नहीं की हुई तो आपको पता है पेपर्स तो मिल ही जाती हैं जो बच्चे टेस्ट वगैरह दे रहे होते हैं। CSS के जो मॉक एग्ज़ाम्स हैं वहाँ से देख लें, टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करें, थीसिस स्टेटमेंट लिखें। अगर आपने एवेलुएशन करवानी है तो आप मुझे मेल कर दें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है वो अपनी ID लगा दूँगी। इसके अलावा एक थीसिस स्टेटमेंट पे हमारा पिछला लेक्चर पड़ा हुआ है, वहाँ पे मैंने 3-4 एग्जांपल्स को डिस्कस किया है, वो भी आप देख लीजिएगा। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे डिबेटेबल टॉपिक्स पे, जहाँ पे एंटी थीसिस भी साथ में लिखा हुआ होगा, ताकि अगर कोई लिखना चाहता है थीसिस स्टेटमेंट में एंटी थीसिस भी तो उसके लिए ज़रा ईजी हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि आपने एंटी थीसिस को थीसिस स्टेटमेंट में ही मेंशन करना है। हम एंटी थीसिस का जो हमारा एक सेक्शन है वो आउटलाइन में भी बना देते हैं और अपने बॉडी पैराग्राफ्स में भी लिख देते हैं, लेकिन अगर हम थीसिस स्टेटमेंट में लिख देते हैं, अगर टॉपिक डिबेटेबल है तो उससे बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है और एग्जामिनर को पता चलता है कि जो बच्चा है इस पे इसको ग्रिप है, टॉपिक पे भी है, आर्ग्यूमेंट्स पे भी है, और इसको पता है कि कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, या इसके पास किस तरह की एग्जांपल्स हैं, किस तरह से इसका एक्सपोजर है, किस तरह की इसकी स्टडी है। अब आप इस पे प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा अगर आपने कोई और ग्रामर का कोई पोर्शन सीखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम पहले डिस्क्रिप्टिव को कर लें तो पहले हम डिस्क्रिप्टिव कर लेंगे, लेकिन हमने ये आर्गुमेंटेटिव का स्टार्ट किया हुआ है, तो आर्गुमेंटेटिव एक बार कंप्लीट होगा तो हम अब उसके बाद हम इंशाल्लाह जो है वो डिस्क्रिप्टिव भी शुरू कर लेंगे। थैंक यू।